हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए हम यहाँ पर इसको देखते हैं। देखो, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम लोग ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो या तो सेक्शन ए सेक्शन बी में थे। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है तो उसको देखते हैं। तो उसमें क्या आपको बताया गया, कहा गया फॉर अ रिएक्शन द इनिशियल रेट इज गिवन एज। रिएक्शन का जो इनिशियल रेट है वो आपको ये दिया गया है एक रेट ला एक्सप्रेशन के रूप में। बाय व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेज इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन 1.5 टाइम्स, बी इज ट्रिपल्ड। तो अब आपको यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये बताओ, जब ए की कंसंट्रेशन को याद रखना, उसने क्या कर दिया 1.5 ए कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को उसने 3 बी कर दिया। तो कह रहे अब रेट क्या हो जाएगा और कितना टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर खुद ध्यान देना है कि अब रेट बराबर ये फॉर्मूला था के, तो के को रखो, लेकिन अब ए आपको तो 1.5 को अगर लिखना चाहे 3/2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते 3/2 ए, है कि नहीं, 1.5 है 3/2, और आपको तो इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और बी को हम कहेंगे 3b और इसका 1 है। तो अब इसको हम देखते हैं कि पहले तो रेट ये था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा रेट। तो आप खुद बताओ, ये 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, इसको बाहर निकालते हैं, और इंटू 3, उसके बाद क्या आ जाएगा के, बचेगा यहाँ पर ए का स्क्वायर और बी। ठीक है, ये इनिशियल वाली कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर ऐसा कुछ था, इनिशियल की कंसंट्रेशन कितना टाइम्स किया गया। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 3 9 और यहाँ पर इंटू 3, ठीक है, यहाँ पर ये 3/2 इतना इंटू के ए नॉट का स्क्वायर भी, और जब इसको करते हैं 9 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा अपान, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, ये 4 से ये 4 हो जाता है। 27/4 करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग करके आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 6.75 ये आ जाता है। ठीक है, और इतना के ए नॉट का स्क्वायर बी नॉट, ये तो पुराना वाला था, इसका इतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब बताएंगे 6.75 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू को रख करके यहाँ पर पुट कर देना था और उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर जो नेक्स्ट है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्स जा रहा वाई प्लस जेड में, द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट। उनकी हाफ लाइफ पीरियड हाफ है और एलिमेंट्री है, तो आपको पता है यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट होंगे उसी से हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो एक ही रिएक्टेंट है और उसका कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। हाफ लाइफ 10 मिनट है। In what period of the time would the concentration of X is reduced to, ये लाइन लैंग्वेज याद करना, reduced to 10% of original concentration। इस क्वेश्चन के लिए वहां पर वो चाहता था ऐसा लैंग्वेज कह देता था, एक ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन है जिससे हमने डिसाइड किया तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, और उसके बाद आपको कह देता है इसकी हाफ लाइफ इतनी है तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम बताएगा। आपको तक कोई 90% कंप्लीट हुआ है तो कितना परसेंट बचा होगा, 10% बचा होगा। तो इस क्वेश्चन को दो हिसाब से पूछ सकता था, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, या फिर जब वो 10% बचा रह जाएगा तो कितना टाइम। 10% बचने का मतलब 90% तो रूट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि हमसे जो 10% रिड्यूस होकर के बचा रह जाए तो उसका टाइम पूछा जा रहा है। एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 90%, क्योंकि 10% बचा रह गया तो कितना परसेंट डिसोसिएट किया, 90%, इसका हिसाब पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये जो रिएक्शंस दी है, इस रिएक्शन से अगर आप रेट लिखते हैं ना, क्योंकि ये क्या मेंशन किया, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट और एक्स की कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स जो होंगे वही रेट ला एक्सप्रेशन में पावर बनेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका फर्स्ट आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 90% का हिसाब पूछा जा रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इस पर कई क्वेश्चन आएंगे, एक बार फिर से बताता हूँ। आपके पास देखो ये तो फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था वहाँ पर के बराबर 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम आर नॉट, और एट टाइम टी पर रिएक्टेंट की बची हुई मात्रा जिसको आर कहते हैं ये, और हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला 0.693/K।
ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन मैंने आपको एक डाटा वहाँ पर बताया था, अगर आपको याद हो, कुछ ट्रिक्स बताया था कि ये आप लेके चलेंगे तो आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर ऐसे परसेंटेज की बात आती है। एक बार फिर से लिखता हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले। अगर T75% का हमसे टाइम पूछे और हाफ लाइफ दिया जाए तो मैंने कहा था 2 इंटू, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात हो रही है। अगर ऐसे मैंने कहा अगर 87.5% का पूछा जाए तो 3 इंटू टी हाफ। अगर हमसे वहाँ पर पूछ लिया जाए बताओ चलो 90% का हिसाब बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे 6.6 इंटू टी हाफ। अगर हमसे वहाँ पर कह दिया जाए चलो 99% का बताओ, यहाँ पर ये 90% ना, तो 90% में 3.3 इंटू टी हाफ चलता है। और जब 99% का पूछे तो वहाँ पर कह सकते हैं 6.6 इंटू टी हाफ। और एक और आखिरी, अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर 99.9% तो हम कहेंगे 10 इंटू टी हाफ। और मैंने कहा था अगर कभी पूछा जाए काम करो चलो 100% फर्स्ट ऑर्डर की एक्शन 100% कंप्लीट होने जा रही है बताओ, आप कहेंगे इन्फाइनाइट टाइम। ऐसा कुछ था वहाँ पर। तो याद रखना यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये चीज़ें आपको पता रहेगी तो आपके पास मदद करेगा, नहीं तो आपके पास ये तो है ही। ठीक है, अब मैं इसी की मदद से बताऊंगा। अब आपसे यहाँ पर बोला गया कि भाई 10% बचा रह जाए, मतलब 90% कंप्लीट हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, जबकि वहाँ पर आपको टी हाफ की वैल्यू दे दिया है 10 मिनट। अभी मैंने आपको बताया 90% बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर बताओ 3.3 इंटू टी हाफ। देखना यहाँ पर 3.3 इंटू टी हाफ, टी 90% का हिसाब पूछा जा रहा था तो आपने कहा यहाँ पर 3.3 और टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10, तो आपका लगभग 33 मिनट के आसपास है यहाँ पर ऐसा। तो इस टाइप का लगभग इतने डाटा से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब बताओ कल को 30% का पूछ ले, 20%, भाई अपने पास ये फॉर्मूला है। 20% का पूछा तो यहाँ पर 100 लिखो, यहाँ पर 20% टूट गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80 लिख दो, यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो ऐसा कुछ कर सकता है, नहीं तो ज़्यादातर इससे पूछता है तो ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, नहीं तो आपके पास ये है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन। और इसमें आपसे कह रहे हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहले एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेसेस इज अकरिंग इन 2 स्टेप्स एज फॉलो। ए से बी जाने में स्लो स्टेप है, ए से ए प्लस बी रिएक्शन करके एक्स बनाता है स्लो स्टेप, फिर एक्स जा करके ए बी बनाते हैं फास्ट स्टेप है। द प्रोसेस ऑफ अ रिएक्शन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो ये जो उन्होंने बताया रिएक्शन को 2 स्टेप में और जैसे बताया स्लो और फास्ट, उस हिसाब से कौन सा ग्राफ आपको बेस्ट लगता है? सबसे पहले याद रखना, ठीक है, कौन सी जो रिएक्शन स्लो होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है, अगर कभी मल्टी स्टेप की रिएक्शंस मिले तो अगर कहता है ये स्लो स्टेप, इसका मतलब याद रखना कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और आपको पता होगा कि किसी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी इसका रेट स्लो होता है। और अगर किसी की फास्ट लिखा है इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी, तभी वो रिएक्शन फास्टली हो रही है। और याद रखना ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो आते हैं, आप देखो पहली रिएक्शन जो है अगर हम देखें यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक है नो डाउट, ठीक है, प्रोडक्ट नीचे है रिएक्टेंट थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर ये पहली एक्टिवेशन एनर्जी जिसका दायरा ये है और सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पर यही तो आपको दिखा रहे, ए और बी मिल करके एक बार एक्स बनाया, फिर एक्स ने क्या किया ए बी बनाया। यहाँ से यहाँ तक पहला स्टेप, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप। यहाँ पर ए आप देख रहे हैं पहली एक्टिवेशन एनर्जी को कम बताया गया है, अगर वो कम होगा तो याद रखना रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन हमें पता है स्लो है तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ए और बी से डायरेक्टली ये बनाया गया एक्सोथर्मिक है, लेकिन कोई भी यहाँ पर 2 स्टेप में एक ही स्टेप में बना रही है क्या? यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो ये रिएक्टेंट रहा, ये प्रोडक्ट रहा, तो प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे ऐसे है, तो प्रोडक्ट नीचे है रिएक्टेंट ऊपर है, तो एक्सोथर्मिक है, इतना तक तो दिख रहा है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपने देखा पहली एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है जो कि हाई दिख रही, और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से नापेंगे ना, यहाँ से जहाँ पर यहाँ पर इनका रिएक्टेंट है ये, तो पहले की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये स्लो और दूसरे का कम है तो ये फास्ट हो जाएगा। और ओवरऑल आप बताएंगे एक्सोथर्मिक भी है, ये सही। अगले वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको पहले वाली की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो दिख रही है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये एंडोथर्मिक दिखेगा।
तो इसीलिए हम कहेंगे एक्सोथर्मिक है, तो हम सी वाले को करेक्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफ दे करके आपको वहां पर कुछ न कुछ। चलो अगला क्वेश्चन आपको कहता है 95 नंबर का, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय एक्स देन द रेट कांस्टेंट, मतलब जिसको हम के कहते हैं, के की वैल्यू पूछी जरा। आपको पता है के को अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा करके रेट कांस्टेंट को इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर घटा करके डिक्रीज किया जाता है। क्या कंसंट्रेशन का कोई रोल होगा वहां पर? नहीं। तो क्या होगा बताओ कि जितना पहले था वही होगा, कंसंट्रेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे के पहले था, अब भी के ही रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी क्या बना रहे हैं यहां पर? प्रोडक्ट। द ऑर्डर, यहां पर ये लाइन का मतलब समझना है, ऑर्डर इज 1 विथ रेस्पेक्ट टू ईच ए एंड बी। ए और बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, मतलब अगर जब हम कंसंट्रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दोनों की एक एक पावर होगी। तो हमसे यहाँ पर एक गैप यहाँ पर x और एक y नाम का है, तो आपसे पूछा कि क्या होगा। ठीक है, x क्या होगा, y क्या होगा। याद रखना 1 पावर का मतलब आपको पता है क्या, अगर एक को रोक करके दूसरे को अगर हम उसकी कंसंट्रेशन में जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना हमारा रेट बढ़ेगा। ठीक है, यही होता है जब 1 पावर। अगर 2 पावर होता किसी का, जितना गुना बढ़ाएंगे उसका जस्ट डबल 2 टाइम्स रेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। तो चलो अब हमसे x और y को फ्लिप करना है। अगर मैं ये पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट सोचूं तो आप दिखाएंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब इनका रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेकिन अगर 1 और 2 में जाकर के हम रेट को देखें, देखना यहाँ पर रेट लिखा, वहां पर a और b की कंसंट्रेशन। रेट आप देख रहे 0.1 से 0.4 हो गया, मतलब कितना, 4 गुना बढ़ गया। आपको तो इनका कोई योगदान नहीं है रेट में, और रेट 4 गुना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो कोई भी योगदान है किसका है, इनका है। और आपको पता है 1 पावर का मतलब अगर ये 4 गुना बढ़ रहा है तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी, 4 गुना बड़ी होगी। तभी तो मैंने कहा 1 पावर का मतलब जितना गुना ये बड़ा होगा उतना गुना रेट बड़ा होगा। तो अब आप बताओगे अगर यहाँ पर 0.20 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.80 आ जाएगा। x की फिलिंग हो गई। अब आते हैं यहाँ पर y को देखते हैं। अब कैसे क्या होगा, अब यहाँ पर आपको देखो, अब यहाँ पर अगर मैं ये दोनों एक्सपेरिमेंट को लेता हूँ, यहाँ पर इनका अगर यहाँ से यहाँ पर आप पहले इनको इमेजिन करो, क्योंकि इनको तो रोकने के लिए ऑप्शन दिया था ये दोनों यहाँ पर कोई ऐसा कंसंट्रेशन जिससे हम इसको रोक पाए। तो अब हमें यहाँ पर आपको बताइए थर्ड वाले में है एक्सपेरिमेंटल वाई, तो हम यहाँ पर 1 और थर्ड को कंपेयर करते हैं। 1 से थर्ड जाते हैं 0.20 से 0.4 आ जाए, 2 टाइम्स हो रहा है। और रेट को देखना, यहाँ पर रेट हमारा 8 गुना बढ़ रहा है। याद रखना दोनों की पावर 1 है, अगर इनकी पावर 2 है तो कह रहे हैं हम 2 गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, जितना गुना ये बढ़ा उतना गुना बढ़ाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है। अब सवाल आता है हमें रेट टोटल चाहिए कितना, 8 टाइम्स चाहिए, और इनकी भी 1 पावर है, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी गुना बड़ी होगी कि यहाँ पर 8 है। आपको पता है 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, केवल 4 से। इसका मतलब 2 गुना ये बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इसका क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 2 गुना बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से रेट 2 गुना बढ़ा होगा। अब ये 4 गुना बढ़ाएंगे, 4 गुना बढ़ाने का मतलब इनकी कंसंट्रेशन में कितनी गुना बढ़नी चाहिए, 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो ये 4 गुना बढ़ा देंगे, 2 टाइम्स इनका बढ़ा, 2 गुना ये बढ़ा दिया, तो 4 गुना का मतलब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, 0.2 आ जाता है, या फिर 0.20। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि x की जो वैल्यू आई है 0.80 आई है, और y की वैल्यू जो आई है 0.20 आई है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। करें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट शोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 40 मिनट्स टी हाफ इज 20। देखो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, बताया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 40 मिनट्स। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट शोइंग मतलब कितना हिस्सा उसका बचा रह जाएगा 40 मिनट बाद रिएक्टेंट का, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर उसकी हाफ लाइफ आपको पता है कितना हो जाएगा 20। तो हाफ फर्स्ट ऑर्डर की मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखना कि आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर में जितना टाइम पहले हाफ लाइफ में लगता है उतना ही नेक्स्ट अगले हाफ लाइफ में भी लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको पता है जब भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट की मात्रा आपसे पूछी जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, NT बराबर N0 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल n। इन सब का मतलब एक बार बता देता हूँ आपको। एट टाइम t पर रिएक्टेंट की बची हुई मात्रा NT है, इनिशियल में जो रिएक्टेंट की मात्रा है वो N0 है, और यहाँ पर जो n आपको दिखाई दे रहा है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ को निकालने का सिंपल तरीका, आपको एक कंप्लीट टाइम रखना है जिस टाइम का वो आपसे हिसाब मांग रहा है, अपॉन हाफ लाइफ कितना है 20।
तो आप बताओगे कितने हाफ लाइफ्स वहाँ पर गुजरे, वो आपको पता चल जाएगा 2। वैसे भी आपको पता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना पहले हाफ लाइफ में टाइम लगा उतना दूसरे में, इसका मतलब उसकी हर एक हाफ लाइफ का टाइम फिक्स होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। अगर 20 मिनट हाफ लाइफ है तो 40 मिनट में क्या 2 हाफ लाइफ वहाँ पर गुजरेंगे। तो वैसे भी हम निकालना चाहते इसे निकाल सकते हैं, 2 हाफ लाइफ आ गई NAT। अच्छा, इनिशियल का कोई अमाउंट दिया नहीं दिया तो उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लेते कोई सब्सटेंस 1 ग्राम रहा होगा, कल कोई अमाउंट भी दे सकते थे। यहाँ पर 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। तो आपको पता है कि यहाँ पर 1/2 मतलब 1/4 कितना बचा रह जाएगा, ठीक है। क्या समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन टू A+B D+E बना रहे। स्टेप फर्स्ट में आपको कह रहे A+B C+D बना रहे, स्लो है। फिर उसके बाद क्या करते हैं स्टेप 2 में यहाँ पर देखेंगे A+C वो E बना रहा है, ये फास्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको बताएंगे, ये स्लो स्टेप ये फास्ट स्टेप है। द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन, आपको पता है कि इसमें कोई रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक स्लो स्टेप को पकड़ो और स्लो स्टेप को पकड़ करके उसका रेट लिख डालो, रेट बराबर रेट कांस्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को लिख डालो और उनके जो कोफिशिएंट है पावर बना, ठीक है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो इस हिसाब से हम बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा आपका, रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन टू बी। याद रखना सब इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो ऐसा कभी भी दे स्लो स्टेप को पकड़कर रेट लिख दो बस। चलिए, रेट लो फॉर अ रिएक्शन A+2B प्रोडक्ट बना रहे गिवन बाई dP/dt बराबर के A का स्क्वायर B की पावर 1 इफ A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। याद रखना A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। याद रखना अगर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है और हमारा रिएक्टेंट क्या कर, हमारा जो रेट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो भी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर कभी आप उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो अब वो रेट उनके ऊपर डिपेंड करना बंद कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते थे, ठीक है, वैसे कि एस्टर और वाटर रिएक्शंस करता था, शुरू में क्या हो जाता था कि दोनों की कंसंट्रेशन की वजह से रेट डिपेंड करती थी। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस एसिडिक मीडियम में कराई जाती है, हम वाटर को एक्सेस में लेकर के चलते थे और वाटर को जैसे एक्सेस में लेके चलते थे अब रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन की वजह से ज़्यादा कोई चेंजेस हमें नहीं देती थी, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करना बंद कर दी। तो उसको हम कहते थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस बनाया गया है। अगर वो कह रहा है कि इस रिएक्शंस में अगर आप देखें कि ए जो अभी तो वैसे नॉर्मल जो वहाँ पर देखा जाए तो ये 2 पावर के साथ डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब उसको बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं अब उसके ऊपर डिपेंड करना बंद कर देगा। अब हमारा रेट क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन की 2 नहीं, अब 0 पावर मतलब डिपेंड नहीं करेगा, और बी तो बी की 1 पावर। और आपको बताया अगर ये रेट ला एक्सप्रेशन बन चुका है, अब यहाँ पर हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, जब एक्सेस में ले लिया गया तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अब फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो हम कहेंगे ए वाला करेंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना, लार्ज एक्सेस बहुत अधिक मात्रा में ले लिया तो वहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉलम है ये, आप ये टॉपिक वहां का है जब हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी का जो वहाँ पर कॉन्सेप्ट था उस पर ही आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैच द कॉलम आपको बनाया गया है। सबसे पहले क्या गया, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। एक यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो इस हिसाब से आप बताओगे यहाँ पर कौन जाएगा, ये कोलिजन फ्रिक्वेंसी Q, ए जा रहा है Q के पास। फिर बता रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन E, पता है ये इसको कहते हैं E की पावर माइनस E/RT। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से या तो ज़्यादा है या तो उसके बराबर, से कम वाला नहीं, ठीक, ये बताता है। फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फॉर विच रेट, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर P मिसिंग है, P होना चाहिए था। रेट बराबर PZAB E की पावर माइनस E/RT। P को हम कहते थे प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेडी फैक्टर भी कहा जाता था। ZAB इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आप बताओगे, इसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाता था, पहले जो वहां पर कोलिजन थ्योरी आई थी उन्होंने जो रेट का फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था, रेट बराबर ZAB E की पावर माइनस स्मॉल e की पावर माइनस EA/RT।
ये बताया था। लेकिन ये फॉर्मूला किस लिए एप्लीकेबल था पता है? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था एटॉमिक रिएक्शंस या फिर सिंपल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आ रहे थे तो वहां पर कुछ डेविएशंस नजर आ रही थी, क्योंकि ये केवल कोलिजन की बात करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर P से मल्टीप्लाई करते थे तो पता चलता है यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि पहले इससे काम चल जाता था। जहां पर काम चलना बंद हो गया तब वहां पर देखा गया कि नहीं, कि सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, उन्हीं कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है जहां पर क्या हो जाता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ जहां पर रिएक्टेंट आपस में टक्कर करते हैं, उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो और वो आप बताओ, अगर P से यहाँ पर PVC था, इसको करेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्रिया आएगा। फिर एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको पूरा करते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर विच रेट इतना सो सिग्निफिकेंट डेविएशंस। अच्छा नहीं, सही है, ये नीचे वाली भी लाइन हम देखेंगे ना, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस डेविएशन ये बोल दिया, तब बताओगे अब सही है, तो इन्हीं के साथ जाएगा। किसके साथ? ये तो फॉर्मूला है रेट का, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए डेविएशन देता था? अब बताओगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डेविएशन शो करता था। सही है, ठीक है, ये भी लाइन यहाँ पर लिखा है जो एनसीईआरटी की लाइन है। चलो अब आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। किसकी बात कर रहे पता है? इनकी, इफेक्टिव कोलिजन। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको सब मिला है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ए का Q, बी का R और सी का S और डी का पहला वाला P। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो 101, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द A/A-X was found to be 8 after 10 minutes, the rate constant। देखो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहां पर रेट बराबर हम जानते हैं 2.303/T लॉग। देखो यहाँ पर A/A-X, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इनिशियल कंसंट्रेशन को A माना है, एट टाइम टी पर उससे कुछ टूटेगा तो यहाँ पर X। ऐसे ये भी आप लिख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर R0, यहाँ पर R लिखता है। तो बात तो एक ही, कंसंट्रेशन को बताने के तरीके। अब आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 मिनट में A/A-X की जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो 8 पाया गया है। तो K की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तब बताओगे 2.303 अपन यहाँ पर कितना लिख देंगे भाई 10, उसके बाद लॉग यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो K बराबर यहाँ पर 2.303/10 और ऑप्शन के हिसाब से लिखेंगे ना, यहाँ पर लॉग के साथ सारी चीज़ें लिखा है। और यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और आपको पता है पावर का जो टर्म्स होगा वो आगे आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं K बराबर 2.303 × 3। ठीक है, उसके बाद log 2/10। जितना वो सॉल्व करके रखें उतना ही तो हमें लगाना पड़ेगा, इतना कर देते हैं। इस हिसाब से आप बताओगे 2.303 × 3 log 2/10, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ध्यान दें। चलिए इसमें देखते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन एट, कह रहे जब यहां पर ए की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर इज 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपको रेट दे दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, पूछना क्या चाहता है, कह रहे हाफ लाइफ। देखो अब मैं इसको बाहर लिखता हूं, कह रहे ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 0.2 मोलर, और क्या दिया पता है आपको, इसका रेट दे दिया, रेट दे दिया 1 × 10⁻²। और क्या कह रहे हाफ लाइफ क्या होगी, आपको जो पूछा था उसका पहले फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर। अब बताओगे 0.693, 0.693/K। लो सॉल्व करो इसको। अब बताओगे बिना के कैसे सॉल्व करें, कहा गया आपके, तो आपको ढूंढना पड़ेगा दिए गए इन्फॉर्मेशन में से। तो क्या करें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट को लिखने का एक तरीका आपको बताया था, रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ से हम के को निकाल सकते हैं, तो के बराबर अब बताओगे यहाँ पर रेट अपन ए की कंसंट्रेशन। देख लिया, तो चलो वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। उसके को यहाँ पर रख देंगे, रेट कहाँ गया 1 × 10⁻², और इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 0.2 है, तो इसको लिख सकते हैं 10/2, लेकिन इसको 10 कर दिया, पॉइंट हटाया, 10 × 10⁻²। अब बताओगे ये आ जाता है 5 × 10⁻², ये क्या है रेट कांस्टेंट। अब आते हैं वापस, ठीक है, और जब यहाँ पर हम आते हैं
और हमसे बोला गया अब यहाँ पर इसकी वैल्यू के को यहाँ पर रखते हैं, तो बताओगे 0.693 अपान 5 इंटू 10 की पावर -2, इसको ऊपर भेज देते 10 की पावर -2, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 69.3 अपान 5 हो जाता है। ठीक है, और याद रखना मिनट के साथ यहाँ पर, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव यहाँ पर, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इतना, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 15 हुआ 548, यहाँ पर इसके आसपास, लेकिन ये आएगा किसमें, मिनट में आएगा। मिनट का कोई डाटा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनट वाले 3 ऑप्शन है तो वो तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 15 14 है, और आपको पता है यहाँ पर 15 के आसपास जाएगा ना, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 5 चौक 20 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 19, 5 × 15, 5 चौक 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 जाएगा, 3 13 पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 हुआ, तो यहाँ पर 4 बचा ना, 5 48, 13.8 के आसपास। तो हम इसको लगभग क्या कर सकते हैं, 14 तो मान ही सकते हैं। ठीक है, 14 के आसपास मान सकते हैं। तो 102 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग इसमें जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 13.8 को हम लगभग इतना मान सकते हैं, 14 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which factor has no influence on the rate of reaction? रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा? याद रखना, मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं। मॉलिकुलरिटी 1 2 हो तो रिएक्शन के रेट का अपना वहाँ पर उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर वहाँ पर, कंसंट्रेशन, इन सब पे डिपेंड करेगा। मॉलिकुलरिटी का कोई फर्क नहीं, टेम्परेचर का पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ नेचर ऑफ का मतलब हर एक रिएक्टेंट अपनी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी, तो उस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो हमसे पूछा गया कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ए वाले पे जाएंगे, मॉलिक्यूलरिटी पर। अब आपको यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इफ 87.5% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 40 मिनट। देखो अब मैं आपको वहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले 87.5 बराबर T इंटू टी हाफ। आया समझ में? अगर टी हाफ की बात करते हैं तो अब बताओगे, मैंने कहा वो तो आपके पास के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 R0 अपान R, फिर हाफ का वो फॉर्मूला है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर मैंने कहा फिर से वो अपने ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट पे आए, तो अपान क्या कर देंगे, टी हाफ लाइफ, हाफ ही पूछा गया ना, द हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इतना % टूटने में वो 40 मिनट, हाँ इसका टाइम दिया। तो बताओगे यहाँ पर आ जाएगा 3, तो टी हाफ बराबर यहाँ पर 40/3 कर देते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा 10, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3.33 समथिंग ऐसे आएगा। और आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से ऑप्शन आपको देखना मिनट के साथ आएगा, तो 13 दशमलव समथिंग करके यहाँ पर ऐसे ये ऑप्शन है 13 मिनट, और उसके बाद हमारा वहाँ पर 33 था, ऐसे उसी के आसपास का आपको टिक करना था। 20 सेकेंड इसमें लिखा है। रिएक्शन विद द मॉलिकुलरिटी ऑफ 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो प्रोसीड। सही कह रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि आपको बताया 3 मॉलिक्यूलर वाली रिएक्शंस, उसके होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, अगर होता भी बहुत स्लो होता है। उसका रीज़न क्या है? देखो, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि रिएक्शंस होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के साथ भिड़ेगा तब रिएक्शंस होगा। लेकिन अगर वहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर 3 लोग हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इसके चांसेस बहुत कम होता है तीनों एक दूसरे के साथ एक टाइम पे भिड़े, एक दूसरे एक टाइम पे टकराए, वो भी प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराए। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा की बात करें तो और भी कम हो जाता है। 2 हैं तो चलो ठीक है, बहुत सारे टक्कर हो रहे हैं, उसमें हो सकता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के साथ भिड़ गए। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा 3 हो गए, हो सकता है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराए तो, लेकिन हो सकता है किसी की काइनेटिक एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट नहीं बना। हो सकता है वहाँ पर प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराए लेकिन ओरिएंटेशन सही नहीं था, प्रोडक्ट नहीं बना। इसीलिए इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं
कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ टक्कर करे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मॉलिक्युलरिटी 3 या ग्रेटर देन 3 अगर कहीं पर आपको देखने को अगर इससे रिएक्शंस की बात करते हैं उसके पाए जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसी लाइन बोल देता है कि ग्रेटर देन 3 मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शंस नहीं पाई जाती, आप कहेंगे हाँ नहीं पाई जाती, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो अब देखो ऐसा स्टेटमेंट फर्स्ट पे तो टिक लग गया, सही है। चलो दूसरा देखते हैं। कह रहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है, मान लेते अगर कोई कहते नहीं हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे थे, वो कैसे हो गए, तो इसका मतलब वहां पर वो मल्टी स्टेप्स में होता है। एक स्टेप में कुछ और बनाया, फिर दूसरा स्टेप वाला किसी रिएक्शन करके कुछ और बनाएगा, फिर तीसरा वाला। तो ये मल्टी स्टेप की बात हो रही है। तो मल्टी स्टेप में आपके वहां पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, तीनों का चारों का एक साथ काम नहीं होगा। पहले वहां पर कोई जाकर किसी से टक्कर करके कुछ बनाएगा, फिर और प्रोडक्ट बना वो किसी और से टकराएगा, तो वहां पर तो ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही कह रहा है कि अगर कोई मल्टी स्टेप की रिएक्शन है जहां पर अगर वहां पर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शंस हुई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो हम यहाँ पर डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए अगला आते हैं। फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इट टेक 20 मिनट्स फॉर concentration to drop 1 molar to 0.6 molar. The time required for the concentration of drop 0.6 to molar to 0.36 molar. देखो इसमें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि हमसे टाइम पूछा गया है और टाइम क्या होगा कैसे होगा, पहले वाले को ड्रॉप होने में तो 20 मिनट लगता है, अब दूसरे वाले का हिसाब हमसे पूछा जा रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है के का, के बराबर 2.303, क्योंकि यही घुमा फिरा के फर्स्ट ऑर्डर पर पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है ये अपॉन टी। अब मैं डायरेक्ट टाइम लिखता हूँ, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर पूरा 1 है, ठीक है 1 है, और यहाँ पर 0.6 है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, के को निकालेंगे, ठीक है। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। अगर के की वैल्यू फिक्स, आप ऐसा कुछ मान लो, यहाँ पर यह टाइम था 20 लिखा, के की वैल्यू फिक्स है और ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं अगले वाली रिएक्शंस के लिए लिखूँ, यहाँ पर अगली वाली रिएक्शंस के लिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ, वहाँ पर t बराबर मैंने कहा 2.303 अपान के लॉग, और यहाँ पर आप अगर अगला वाला हिसाब रखें, वहाँ पर कह रहे हैं 0.6 से वो क्या हो जाता है 0.36 हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 0.6 अपान 0.36, तो आप इसको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा पता है, यहाँ पर अगर मैं 0 बढ़ा दूँ 60/36 हो जाता है, 60/36 आ जाएगा ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इससे किससे कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 6 धाम में 6×36, 6 इतना आ जाता है। अगर इसको लिखना चाहे यहाँ पर 10/6 है, इसको लिखना चाहे 1/0.6 भी तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 10/6। अगर इसको लिखते हैं तो यही सेम तो हिसाब आ रहा है 1/6, मतलब सेम चेंज आ रहा है। तो के की वैल्यू भी सेम है, लॉग के बाद वाली वैल्यू भी सेम है, तो टाइम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम ही आएगा। मतलब एग्जैक्ट 20 मिनट इतने में लगा उतना उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से के की वैल्यू निकालो और निकाल करके यहाँ पर रखो, और रख करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा दोनों सेम चीज़ें हैं, सब कुछ सही है वहाँ पर चल रहा है, ठीक है, टाइम की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर कहीं =20, तो यहाँ पर भी 20 मिनट ही लगेगा। प्रोसेस ये है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको पूरा कैलकुलेशंस करना है। नहीं तो आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने कहा कि 0.6 अपान 0.30 करेंगे, वो भी 1/6 ही आएगा। तो लॉग की वैल्यू सेम, के की वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, जब सब कुछ सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही तो आएगा टाइम। 20 मिनट होगा वहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन इसको देखते हैं। इन फॉलोइंग रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीटेड, यहाँ पर कह रहे हैं ए से ए एक रिएक्टेंट से रिएजेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, बी एक रिएजेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है। कहता है रेशियो आपको बताना है K1 अपान K2 का रेशियो आपको बताना है। कब, इफ ओनली 50% ऑफ बी हैज बीन रिएक्टेड, मतलब केवल 50% वहां पर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पर 50% रिएक्ट किया, 50% बचा रह गया, 50% डिसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये। और जब कह रहे हैं कि 94% ऑफ ए हैज बीन रिएक्टेड, जब 94% रिएक्ट किया, तो अब आपको बताया कि यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है
इसने पहले बी वाले दूसरी रिएक्शन का हिसाब बताया 50%, तब जाकर के ए वाले का हिसाब बताया। तो अगर मैं यहाँ पर K1 लिखूँ, K1 हमारे लिए कौन है यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन के लिए, मतलब ए का हिसाब। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल हम कितना मान लेते हैं 100, और आपको बताया यहाँ पर बची हुई मात्रा रखेंगे आर नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा, कोई 90%, ए का हिसाब यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ऐसे नहीं गलती कर दी आप, पहले इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, ठीक है, तो इन्होंने पहले बी तब ए को लिखा, तो 94% कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर बची हुई मात्रा को कोई 94%, 94% डिसोसिएट कर गया, रिएक्ट कर गया, कितना बचेगा 6, यहाँ पर यह अब K2 को मैं लिख रहा हूँ, इनका फॉर्मूला 2.303, K2 किसके लिए बोला जा रहा है, इनके लिए, बी के लिए, अपॉन टी। याद रखना टाइम की कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब दोनों का सेम टाइम की बात होगा, उतने टाइम में 50% या 94%, टाइम का यहाँ पर कुछ बताया नहीं तो सेम टाइम मान के चलेंगे। अब बताओ परसेंटेज की बात है तो यहाँ पर 100 और 50% टूटा, तो यहाँ पर बची हुई मात्रा कितना 50 हो जाएगी। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे, आप खुद ऐसा सोचिए, जब आप इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी, ये कैंसिल हो जाएगा। और याद रखना ये कैंसिल नहीं होगा, लॉग लॉग तुरंत कैंसिल करते नहीं, ये चीज इससे पहले वाला कैंसिल, ये नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे बस इतना, 100 अपॉन 50 करेंगे तो 2 आएगा। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे, K1 अपॉन K2, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो ध्यान से देखो उसको, ये कैंसिल हुआ। अब बचा यहाँ पर लॉग 100/6 और ये वाला लॉग 100/50 था, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है K1 अपॉन K2, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे काटे उठेंगे नहीं, इसको ऊपर लेके, जैसा नहीं, यहाँ पर लॉग की वैल्यू आप कहेंगे लॉग 100 माइनस लॉग 6, ऐसे तो करेंगे। जब m अपॉन n का केस होगा लॉग m माइनस लॉग n वाला, अपॉन क्या हो जाएगा लॉग 2, और लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 की वैल्यू आपको पता है क्या 10 की पावर 2, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, लॉग 100 का मतलब क्या 10 की पावर 2 और आ जाएगा कितना 2। और यहाँ पर लॉग 6 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 0.78 आ जाता है, अपॉन लॉग इसकी वैल्यू तो आपको पता है 30। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 2 में से इसका ये जाएगा 1.22 के आसपास आएगा, और अपॉन 30, ठीक है। तो 122/30 बोल सकते हैं, और 3 चौक 12, 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा यहाँ पर, तो आप ये वाले को लगा देते हैं 4 पॉइंट समथिंग, तो इसी के आसपास का एक आंसर है ये वाला, इसको टिक करते हैं। तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू 4.06 के आसपास का आएगा। आज समझ में कैसे किया गया, K1 K2 याद रखना 94% कंप्लीट हुआ, तो बची हुई मात्रा यहाँ पर लिखते हैं, पर 100 माइनस 94 करके 6 लिखो, या फिर डायरेक्ट 6 लिख सकते थे, 100 माइनस 50 करके 50 लिखो, या फिर डायरेक्ट 50 लिखो, ये कर लेते हैं। फिर K1 अपॉन K2 के आगे वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे निपटा दिया लॉग लॉग को, नहीं, ये क्या करें, इसकी वैल्यू को रख करके सॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा यहाँ पर आंसर आपका सही, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको भी ध्यान देते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन उसका इतना दिया गया आपको, हेंस रेट ऑफ SO2 रिएक्टेड, तो SO2 का रेट पूछा जा रहा है। तो देखो इस रिएक्शन से अगर मैं रेट को लिखना आपको बताऊं तो आपको कितना बताया था, यहां पर लिखेंगे -1/2 DSO2 अपॉन DT बराबर, इनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी कोफिशिएंट 2 लेके चल रहे हैं, तो 1/2 DSO3 अपॉन DT, और आपको पता है यहाँ पर दोनों की कोफिशिएंट सेम है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस SO2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 सेम है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है क्या तब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.6 की पावर -3 दिया है, तो क्या इसी को टिक कर दे, अगर आप इसको टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। सवाल आता अभी तो वही बताया गया, ये हमें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बताया गया जिसको हम अपीयरेंस कहते हैं, फिर फॉर्मेशन, जब इनका इतना है, अगर वो हिसाब सेम आ रहा है तो इनका इसका भी इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बताया कि वहाँ पर मोल पर मिनट इतने मोल का चेंजेस या फिर कंसंट्रेशन पर मिनट, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर लिख रहा है कि रेट की अगर यूनिट की बात करते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर पर मिनट चलता है, वो यूनिट नहीं, यहाँ पर किलोग्राम, मतलब यहाँ पर मास का हिसाब दे रहा है, दोनों का रेट सेम होगा लेकिन मास का। तो इसका मतलब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अब हम पहले DSO3 अपॉन DT की वैल्यू
किलोग्राम से नहीं, मोल के हिसाब से देखें या फिर कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें। तो अब आपको पता है अगर आपको मास दिया है इतना किलोग्राम पर मिनट चेंज हो रहा है, अगर इसको हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -3। आपको अगर कोई आपको मास दे दिया तो मोल में कन्वर्ट करना क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। और SO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है SO3 का, तो आप बताएंगे इसका 32 हो जाएगा और 16 तक 48 आ जाएगा। यहाँ पर 10, 3 2 5 1 6 4 3 7 1 8 80 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 आ जाता है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 से डिवाइड कर देते हैं। और आपको पता है अगर एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा दिया तो 16 25 80 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताओगे यहाँ पर 0.02 10 की पावर -3, याद रखना इतना मोल पर मिनट आएगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर मास की यूनिट किलोग्राम में ही चल रही है। आप चाहे तो इसको ग्राम में फिर 10 की पावर 3 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम इतना आप कह सकते हैं, मोल पर मिनट आप कह सकते हैं। लेकिन मोल में जो मास अपन मॉलिक्यूलर वेट है तो मास जो है वो ग्राम के साथ हो जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पर केवल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो मास तो किलोग्राम ही था। तो अब अगर इसलिए मैं उसको नहीं चेंज कर रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन किलोग्राम के ही साथ दिए हैं। ठीक है ऐसे। लेकिन अब ये रेट आ गया और यही रेट किसके बराबर हो जाएगा, dSO2/dt के आ जाएगा। ठीक, इसके बराबर आ जाएगा। आप बताएंगे 0.02 10 की पावर -3। लेकिन कहोगे ऐसा ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। अब क्या करें, क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर SO3 का हिसाब किलोग्राम के साथ था, आपने इसको मोल में चेंज कर दिया। ठीक है, मोल में चेंज किया, आप कह सकते हैं इतना मोल पर मिनट। ठीक है, लेकिन याद रहे मोल में जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम यहाँ पर रख दिया गया क्योंकि वही हमें चाहिए। तो इतना मोल पर मिनट है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके साथ तो आपको किलोग्राम है, तो अब कह रहे हैं कि ये भी जो लिखा गया इतना मोल पर मिनट है, तो अब इसको भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। अब मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मास को मोल में बदला तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, अब मोल को मास में बदलेंगे तो क्या करना है पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके मॉलिक्यूलर वेट, जिसका हिसाब निकाल रहा हो, किसका SO2 का। इसमें किसका निकाल रहे थे, SO3 का, तो 80 से डिवाइड किया। अब SO2 का देखना है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 और इनका 16 16 32 कितना आ जाएगा 64। तो हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना किलोग्राम पर मिनट आएगा। ठीक है ये। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 64 दूना 128 आ जाएगा, 2 अंक के बाद 10 लगा दिया, 10 की पावर -3 ये आ जाता है। और जा करके आपका यहाँ पर बन जाता है डी वाला ऑप्शन, 1.28 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मिनट। ठीक, from different set of data of T half at different initial concentration says A for a given reactant. The T half into A, ये जो है किसी भी रिएक्शंस की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और हाफ लाइफ है। कह रहे जब इनको हाफ लाइफ और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इज फाउंड टू बी कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो कह रहे हैं कि याद रखना इनका मतलब ये है T हाफ इंटू A। ए क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वैल्यू जो भी बनेगी वो कांस्टेंट बनेगी। किसके लिए है, तो याद रखना अगर हम आते हैं T हाफ 0 ऑर्डर के लिए तो आप कहेंगे A/2 क्या आ जाता है। और आपको बताए अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते, ये आएगा तो यहाँ पर नीचे जाएगा, तो आप बताओ कि नीचे जाएगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो A की पावर -1 बराबर कांस्टेंट होगा। आया समझ में, क्योंकि नीचे जाएगा तो पावर 1, ऊपर लेके जाएंगे इसको तो -1। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 1 लिखा गया, तो 0 ऑर्डर तो गया काम से। अब बचता है फर्स्ट ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है। ठीक है, अब बचता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इनका देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बताया था रेट बराबर 1/KA, ये K है, K को इधर लेके जाओ। अब बताओगे T हाफ इंटू A बराबर 1/K। 1/K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही तो होगा, तो ये हो जाएगा, यही तो हिसाब बैठ रहा है यहाँ पर, हाफ लाइफ इंटू A और A की पावर 1 ही है। तो आप बताओगे इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के लिए फिट बैठेगा। ठीक, अगर ये थर्ड ऑर्डर होता तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता, लेकिन आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो ये होगा। चलिए द रिएक्शन 2N2O5 ये 4NO2 और O2 बना रहे, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेस्पेक्टिवली टू N2O4 ऐसा बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड बी यील्ड अ स्ट्रेट लाइन।
कौन सा वहाँ पर ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन देगा? तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको कहा था कि अगर हम यहाँ पर ऐसे देख सकते थे, log बेस 10 r वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऐसे ग्राफ आया था, ठीक है, यहाँ पर आया था हमारा log r नॉट एट टाइम t पर कंसंट्रेशन, एक नेगेटिव स्लोप आया था, इसकी वैल्यू मैंने कहा था माइनस ई अपान 2.303, ठीक ऐसे था। तो यहाँ पर ये आ जाता था, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते थे यहाँ पर k था, सॉरी, माइनस के अपान 2.303, और यहाँ पर आपका t था, और यहाँ पर ऐसे क्या था, log, यहाँ पर आपका आ जाता था r नॉट आ जाता था, ठीक है। ये तो अब बताओगे वही तो है, यहाँ पर प्रेशर के रूप में दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉट लगाता तब r नॉट की बात करता था। अब बताओगे यहाँ पर ये इसको वर्सेस टाइम के बीच में देखेंगे, नेगेटिव स्लोप के साथ वो ग्राफ खींचेगा। तो वही मैंने कहा था, जहाँ पर हम कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला ग्राफ ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले वाले को टिक करेंगे, बस वहाँ पर मैंने आपको कंसंट्रेशन के साथ दिखाया था, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर लिख देता है, बस कोई दिक्कत नहीं। एट टाइम टी पर प्रेशर का लॉग लेते हैं, और यहाँ पर ऐसा नेगेटिव स्लोप ये आ जाता था वहाँ पर। कह रहे द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन वेयर के इज अ रेट कांस्टेंट, क्या सही इक्वेशन होगा यहाँ पर? आर्हेनियस का पहले मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। के बराबर जो हमने सीखा है, ए बराबर ए की पावर माइनस ये अपान आर ए टी, जो आर्हेनियस ने बताया। चलो ज़रूरत पड़ेगा कन्वर्जन भी करके देखेंगे। तो बताओ यहाँ पर इन्होंने के बराबर ए तो यहाँ पर लिखा है ए की पावर माइनस डेल्टा एच अपान आर टी, नहीं, यहाँ पर ई ए होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऐसा आ जाता होगा, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना यहाँ पर ई ए होना चाहिए, ये गया। अब सोचते क्या ये सही होगा कि नहीं? अब इसका हम एल एन लेकर के देख लेते सही होगा कि नहीं। जब एल एन के लेंगे तो मैंने कहा इधर आ जाएगा एल एन ए, फिर माइनस जो पावर उसका आगे आ जाएगा ए अपान आर टी, ऐसा लिखा है क्या? अब बताओगे एल एन के तो लिखा है, एल एन ए भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसकी साइन कौन सा लिखा है? पॉजिटिव। तो बताओगे ये भी क्या अगले ऑप्शन में एल एन के बराबर एल एन ए सही जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव। अब बताओगे इनको भी जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब बचा ये, अच्छा यहाँ पर एल एन का टर्म यहाँ पर, इसको मैं इधर भेज दूँ तो ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस। आप कह सकते हैं एल एन के माइनस एल एन ए बराबर माइनस ई ए अपान आर टी, ठीक है ऐसे। अच्छा यहाँ पर ये वाला ए को ऊपर किया, के को नीचे किया, काम कर दो इसके हिसाब से देखते हैं। आपको देखना है एल एन ए बाई के है ना, ए ऊपर के नीचे। तो अगर मैं एक काम करूँ, ई ए को इधर भेज दो तो लॉग के को इधर भेज दो, ई ए अगर इधर आएगा ई अपान आर टी, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो इधर आता है एल एन ए, ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एल एन के, ऐसा समझ में। तो ई ए अपान आर टी बराबर, अगर आप बोलते लॉग एम माइनस एन को हम लिख सकते क्या, एल एन ए बाई के, ठीक है। तो कन्वर्जन के हिसाब से बताओगे डी वाला करेक्ट, ठीक है। अगर आप तीनों एकदम कॉन्फिडेंटली छाट लेते, गलत है तो आप वैसे भी कर सकते थे, नहीं तो आपको कैसे पता चला सही होगा, बस इसी में कन्वर्जन करना था मैथमेटिकली, बस हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज गिवन बाई, कोई रिएक्शन है उसका रेट हमें यहाँ पर दे दिया गया है, और रेट को कुछ ऐसे लिखा वहाँ पर उन्होंने, रेट बराबर के H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर n है, ठीक। कह रहे द रेट इंक्रीज 100 टाइम्स व्हेन pH चेंजेस 3 to 1। जब pH को कहा गया कि यहाँ पर pH में पहले 3 pH था, उसको घटा करके 1 pH किया गया, तो ये रेट 100 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो पूछा गया तो यहाँ पर ऑर्डर, ये ऑर्डर को बता रहे तो कितना ऑर्डर होगा, क्या पावर होनी चाहिए उसकी, अगर इतना किया गया। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर pH दे, यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन है, तो हमें ये देखना है कि pH में तो 3 से 1 कर दिया, तो H प्लस की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हुआ। तो हम कहेंगे कि हम एक काम करते हैं, हमें H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने का एक रास्ता है, 10 की पावर माइनस pH वाला कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब पहले जो था यहाँ पर, इसको 1 लिख देता हूँ, पहले जो कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 थी पहले, उसका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर -3, और बाद में जो यहाँ पर हुआ इसको H+2 कर देता हूँ ना, जब ये 1 कर दिया pH 1 कर दिया तो आ जाएगा कितना कंसंट्रेशन, 10 की पावर -1। ये तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन हुई आप खुद देखो, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -1 कर दिया गया, बताओ खुद।
-3 से -1 करने का मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा? ये कम कंसंट्रेशन, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो -10⁻³ से -1 होने का मतलब अब बताओगे 100 टाइम्स इंक्रीज किया गया। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन 100 टाइम इंक्रीज हुआ और कह रहे रेट भी 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो खुद बताओ, तो हमने 100 गुना कंसंट्रेशन को बढ़ाया जब हमने पीएच के हिसाब से कंसंट्रेशन में चेंज करके देखा, और 100 गुना ही बढ़ाया। जितना टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा उतना ही टाइम्स रेट बढ़ा। तो ऐसा किसके हिसाब में आता है? फर्स्ट ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और इसमें एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहे एसर्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कह रहे कि अगर रिएक्शन कोई फर्स्ट ऑर्डर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखना यहाँ पर इन सारी चीजों को ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डबल हो जाएगा जब कंसंट्रेशन को डबल करेंगे। बात एकदम 100% सही, क्योंकि 1 पावर के साथ डिपेंड करता है और डायरेक्टली हो जाए, जितना बढ़ाए उतना बढ़ेगा। चलो, रेट कांस्टेंट ऑफ डबल, आप बताओ ऐसा कभी नहीं होगा। रेट कांस्टेंट को और कोई कुछ कर सकता है तो है टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट गलत कि रेट बढ़ गया वहां पर कंसंट्रेशन की वजह से तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, नहीं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर ऐसा कुछ होता कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट डबल हो जाता है, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि लगभग उसी रेशियो के साथ वो भी बढ़ता है टेम्परेचर की वजह से, लेकिन कंसंट्रेशन की वजह से नहीं। तब बताओगे असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कहा गया सर्टेन रिएक्शन फॉलोज द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन वर्सेस टाइम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर सच रिएक्शंस। देखो, अगर आप यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो याद रखना कि ये ग्राफ क्या बताना चाहता है कि टाइम बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और एक कभी समय आएगा वो भी कहाँ पर, इनफाइनाइट पे, जहाँ पर वो इस लाइन को टच करेगा 100% कंप्लीट होगा। और बताओ वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन जो 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है? तब बताओगे फर्स्ट। 0 का होता तो ऐसे आता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये ग्राफ आपको दिख गया तो याद रखना यहाँ पर कौन सा जगह फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसको। कह रहे एट 300 केल्विन गैसियस रिएक्शन ए से जा रहे हम बी प्लस सी में, वॉज फाउंड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्टिंग विद अ प्योर ए। शुरू हम प्योर ए से चलते हैं। द टोटल प्रेशर एट 20 मिनट, 20 मिनट बाद जो टोटल प्रेशर वहां पर देखा हुआ 100 mmHg हो जाता है। द टोटल प्रेशर आफ्टर द कंप्लीजन ऑफ द रिएक्शन, और जब रिएक्शन पूरा मतलब ये पूरा 100% टूट करके बी और सी बना लिया है, तब जा करके वहां पर क्या हो जाता है, 180 mm ऑफ Hg हो जाता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ए का पार्शियल प्रेशर, वो भी आपको पता है टाइम नहीं बोल रहे क्योंकि 100% कंप्लीट नहीं बोला, वहां पर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन 20 मिनट का हिसाब बता रहा है। 20 मिनट में उसका टोटल प्रेशर वहां पर पूरे कंटेनर का तो 100 mmHg है। तो आपसे पूछा रहा है पार्शियल प्रेशर क्या होगा उसका ए का, और आपको एक हिसाब और बता दिया जिससे कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। जब 100% कंप्लीट होता है टोटल प्रेशर 180 आ जाता है। इसको कैसे करते हैं आप समझो अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है, ए से हम जा रहे हैं बी प्लस सी में। गैसियस रिएक्शन है तो यहाँ पर कोई फिजिकल स्टेट नहीं मेंशन किया, तो सब गैसेस हैं। T बराबर 0 पर ए प्योर फॉर्म है, इसका पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म का प्रेशर P मान लेते हैं, P0। अभी कुछ बना नहीं, लेकिन 20 मिनट बाद, 20 मिनट बोला ना, हाँ 20 मिनट यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से कुछ टूटेगा, है कि नहीं? कितना टूटेगा? कोफिशिएंट 1 है, तो इसको P डैश बना देता हूँ। यहाँ पर जो टूटा है उसी के हिसाब से यहाँ पर बनेगा P डैश P डैश। टोटल प्रेशर उस दौरान जो नापा गया, अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, इनको और इनको जोड़ा तो P0 P डैश और P डैश कैंसिल हो जाएगा, बताओगे P0 प्लस P डैश। और टोटल प्रेशर जो उन्होंने बताया है उस दौरान 20 मिनट पे, ये 100 था, तो यहाँ पर 100 रख देते हैं। 100 बराबर P0 प्लस P डैश। अगर हमसे कहा जाए तो P डैश क्या आना चाहिए, अब बताओ P0 को उधर भेज दो, है कि नहीं? आप कहेंगे 100 माइनस P0 कर देंगे तो P डैश आ जाएगा। याद रहे हमसे ये पूछा जा रहा है पूरे क्वेश्चन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ए 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, P0 माइनस P डैश। यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो ये आप तब बता सकते हैं जब आपको P0 की वैल्यू पता हो और P डैश की वैल्यू पता हो, साफ साफ यही। लेकिन अब इसका दूसरा टर्म जो उन्होंने हमें हिंट दिया
कि आपको पता है ना तो पी डैश अभी पता है ना तो पी नॉट पता है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ये लाइन आपको मदद करेगी। इस लाइन में कहा गया जब 100% कंप्लीट होता है तो प्रेशर यहाँ पर इतना, तो ए से अगर हम बी प्लस सी फिर से लिखता हूँ, 100% जब कंप्लीट हुआ, आपको पता है अगर इसका प्रेशर पी नॉट था तो 100% कंप्लीट हो, पूरा का पूरा पी नॉट टूटा, तो यहाँ पर पी नॉट बना होगा, यहाँ पर पी नॉट, ठीक है ऐसे। तो अब ये तो कुछ बचे नहीं, अब हमसे टोटल प्रेशर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, हम कहेंगे पी नॉट प्लस पी नॉट किसका, ये तो 180 है, 180 बराबर कितना 2p नॉट, और जब पी नॉट पूछा जाएगा तो कितना 180/2 कितना आ जाएगा आपका 90। चलो एक तो निकला, पी नॉट हमें मिल गया कितना 90, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। अब अगर हमसे पूछा जाए, वहां से आते हैं, पी डैश बराबर हमने सीखा कि 100 माइनस पी नॉट, अब आपने कहा कि ये लो पी नॉट आ चुका है, क्या हो जाएगा यहाँ पर पी डैश पी नॉट आ चुका है, अब यहाँ पर पी डैश निकाल लिया, 100 माइनस कितना कर देते हैं 10, सॉरी कितना है 90, यहाँ पर 90 कर देते हैं। तो अब बताओ कि पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10, पी डैश की वैल्यू 10 आ जाती है। और जब पी डैश की वैल्यू 10 आ गई है, हमसे पी डैश नहीं पूछा जा रहा है, पी नॉट नहीं पूछा, हमसे पी नॉट माइनस पी डैश, मतलब अब आते हैं अपने आंसर पे। हमसे पूछा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताओ, हमने कहा कि हमने तो यहाँ पर लिख दिया था अपने हिसाब से पी नॉट माइनस पी डैश ही पार्शियल प्रेशर बताएगा। हमने कहा पी नॉट की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट किया 90 और पी डैश आया 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, ये रहा। ऐसा समझ में, तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर ध्यान देना, कैलकुलेशन था। पी नॉट की वैल्यू पी नॉट 0 फिर मैंने कहा 20 मिनट बाद इससे कुछ हिस्सा टूटा, वो यहाँ बना, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि पी टूटा इसलिए पी, यहाँ पर कॉफिशिएंट देखना डैश के रूप में ही बनेगा, अगर 2 होता तो यहाँ पर 2p बनता, 3 होता तो यहाँ पर 3p बनता, 1 कॉफिशिएंट इसलिए पी डैश लिखा। टोटल प्रेशर बराबर, अब बताओ इनका प्रेशर प्लस इनका प्रेशर, जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो आप देखेंगे पी डैश माइनस और यहाँ पर ये प्लस कैंसिल, तो बचेगा पी डैश प्लस के साथ और पी नॉट, यहाँ पर इसको लिखा, यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू 100 रखा, तो निकाल लेते हैं पी डैश बराबर, कहेंगे 100 में से पी नॉट घटा देंगे, पी डैश आ जाएगा। तो पी नॉट कैसे निकलेगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है 100% मतलब जितना प्रेशर शुरू में था पूरा का पूरा खत्म, ए वाला ये टूट करके पी डैश बना देगा। तो 2p डैश बराबर 180, जैसे कि क्वेश्चन बताया टोटल प्रेशर 180, 2p डैश इनकी वजह से होगा, तो पी डैश 2p नॉट बराबर 180, तो पी नॉट बराबर 90, तो यहाँ पर रख करके सॉल्व कर लेते हैं, पी डैश की वैल्यू 10, तो यहाँ पर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following represent the expression for 3/4 life for a first order reaction? ठीक है, 3/4 का मतलब आपको पता है, 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब आपको सही है 75% का हिसाब पूछा जा रहा है बस, ठीक है। What is the following, आपको टाइम का पूछा जा रहा है, तो आपको बताया टी वाला फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का था, घूम फिर के थे आता 2.303/K log R0/R, बस है कि नहीं। चलो वैल्यू को रखो 2.303/K और यहाँ पर अगर log R0 परसेंटेज की बात आती है तो हमने क्या कहा था, इनिशियल को 100 मान लो। 3/4 कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब आपको पता है कितने की बात कर रहा है, 75% कंप्लीट हुआ तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ हिसाब रखते हैं या फिर 100 माइनस 75 करके बचे तो डायरेक्ट लिखो 25 चौका 100, तो आप बताएंगे टी का मतलब 2.303/K और लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब आप बताओगे कौन सा यहाँ पर 2.303/K log 4, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए मिटाए, अब आते हैं नेक्स्ट। तो असर्शन में आपको कहता है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन द एक्सप्रेशन। सही कह रहे कि किसी भी रेट लाइक एक्सप्रेशन को लिखते हैं वहां पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होता है, जो इसके एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं, उन्हीं का सम कहलाता है ऑर्डर। बात सही है, यही आपको सिखाया गया। फिर रीजन कह रहा है देयर आर मेनी हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कह रहे बहुत हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, याद रखना बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं पाए जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्डर मतलब बहुत सारी कंसंट्रेशन का टर्म्स अगर आपको देखने को मिलेगा, फिर उनका एक दूसरे के साथ एक टाइम पे टकराना, इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बताया गया यार मेन
मेनी हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, बहुत हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलते। और तो असर्शन के साथ तो जा रहे हैं लेकिन रीजन के साथ नहीं। तो इस हिसाब से हम बताएंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर 117 हम कौन सा लगा देते हैं, यहाँ पर सी लगा देते हैं। चलिए ये भी कैलकुलेशन वाला आ गया, इसको साइड में देते हैं यहाँ, ठीक। क्वेश्चन हमसे पूछा गया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शंस, ठीक है। पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट लिखा गया विद द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, और पीटी भी लिखा गया, पीटी द टोटल प्रेशर एट टाइम टी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज। देखो अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का है तो लिखने का तरीका वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ प्रेशर के साथ है, वहां पर कंसंट्रेशन बताता हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2.303 अपान टी लॉग, और आपको यहां पर ध्यान देना पी नॉट अपान एट टाइम टी पर, इसको हम पी लिख दे या फिर एट टाइम टी, आप जो भी लिखो। पी यहां पर क्या हो जाएगा, एट टाइम टी पर प्रेशर, किसका, रिएक्टेंट का, सबका नहीं है, रिएक्टेंट का। और ये क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर। जैसे हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखते थे 2.303 अपान टी लॉग वेस 10, यहाँ पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की एट टाइम टी पर कंसंट्रेशन रखते थे, बस वहीं पर प्रेशर रख देते हैं। लेकिन ऐसे पूछता तो बहुत आसान था, लेकिन इतना नहीं पूछा। अब आपको पूरा प्रेशर का टर्म्स बना करके रखना है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे तो हम कहेंगे ए से जा रहे हैं 2b प्लस सी में, t बराबर 0 पर इसने लिखा भाई p का जो प्रेशर था P नॉट था। अब ये कुछ बना नहीं, लेकिन कह रहे किसी टाइम पर, मतलब t टाइम पर यहाँ पर देखने को आपको बताया, आप क्या तोड़ोगे, आप बताओगे यहाँ से हम p डैश तोड़ेंगे, और क्या, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है तो इसको कितना लिखेंगे 2p डैश, यहाँ पर p डैश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टोटल प्रेशर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, p टोटल। तो यहाँ पर आप बताओगे इन सबको जोड़ देंगे, P नॉट माइनस P डैश, इनका बचा हुआ प्रेशर, इनका बना हुआ प्रेशर, इनका बना हुआ प्रेशर। देखो इनको हटा ही देते हैं ना ऐसे, P नॉट माइनस, देखो यहाँ पर P डैश था और P डैश एक कैंसिल, तो P नॉट बचा और 2P डैश बचा। हम कहेंगे इसका मतलब टोटल प्रेशर बराबर P नॉट प्लस 2P डैश, ये आया। और याद रखना कि आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप इस हिसाब से चलेंगे, तो आपको क्या रखना है पता है, यहां पर तो P नॉट रखोगे, यहां पर एट टाइम टी पर प्रेशर कितना है इसका, ए का, P नॉट माइनस P डैश, बिना P डैश के आपको वैल्यू वहां पर रखनी है। चलो P डैश अगर यहां से निकालेंगे तो P डैश निकालना है तो इसको P को यहां पर भेज दो। आप बताओगे 2P डैश बराबर, देखते रहना है यहाँ पर, आप बताओगे इसको यहां पर भेजना पड़ेगा। हम कहेंगे टोटल प्रेशर माइनस, क्या करना पड़ेगा बताएंगे, टोटल प्रेशर माइनस P नॉट, ऐसे। और आपको बताया डैश है, इसको करते तब बताएंगे टोटल प्रेशर माइनस P नॉट अपान, थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। हमने P डैश की वैल्यू निकाल ली, और सभी ऑप्शन में अगर आप देखें P नॉट और PT के टर्म्स में है, तो P डैश नहीं था तो हमने इसको हटाया। अब आते हैं इसको यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम K बराबर लिखें, K बराबर 2.303 अपान टी लॉग, नियम के हिसाब से रखते हैं तो एक पल के लिए यहाँ पर चलो ऐसा रख देते हैं। आप यहाँ पर P नॉट लिखोगे और एट टाइम टी पर आपने कहा हम लिखेंगे P नॉट माइनस P डैश, लेकिन ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं, यहाँ पर PT और P नॉट के साथ है। अब ये P डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपान टी लॉग P नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताओगे P नॉट माइनस, और P डैश की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी PT माइनस P नॉट बाई 2, है समझ में, ऐसा कुछ। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा फिर ऊपर जाएगा, तो अब इसको मैं ऐसे लिखूं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऊपर भी जाएगा तो 2P नॉट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2P नॉट, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो PT किसके साथ, प्लस के साथ है, माइनस मल्टीप्लाई तो PT, फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस P नॉट हो जाएगा। देखो P नॉट और P नॉट यहाँ पर मिलकर के क्या हो जाएंगे, 3P नॉट आ जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे समझो, तो अब K बराबर आपका आ जाएगा 2.303 अपान टी लॉग, यहाँ पर देखना 2P नॉट, 2 कहाँ से है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा फिर ऊपर भी चला जाएगा ना ऐसा। अब बताएंगे यहाँ पर 2P नॉट, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2P नॉट और ये P नॉट, बताओ ये 2P नॉट और P नॉट मिलकर कितने हो जाएंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 3P नॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3P नॉट,
लेकिन ये माइनस होगा ना, माइनस पी टी, ये बनेगा बस कैलकुलेशन। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। तो इस हिसाब से कौन सा टिक करने वाले आप, बी वाला ना ये। तो कैसे स्टार्ट किया गया, क्या किया गया, वो आपने देखा, ये हो जाता है। एक बार फिर से बता दो। तो बताओगे यहाँ पर इनिशियल में ए था, 2b सी बना रहा था, इनिशियल को पी नॉट रखा, ये 0 0 हुआ, लेकिन टी टाइम पर इससे पी डैश निकलेगा, 2p डैश पी डैश बन जाता है। टोटल प्रेशर को देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करके इन सबके इनके बचे इनके बने हुए प्रेशर को जोड़ेंगे तो पी टी बराबर, ये पी टी है बराबर पी नॉट प्लस 2p डैश, 2p डैश पी डैश की वैल्यू निकालेंगे, पी टी माइनस पी नॉट अपान 2 आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको बताया कि पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी टी ये रखेंगे क्योंकि इनिशियल और एट टाइम टी पर प्रेशर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं पी डैश की, क्योंकि सबसे मैंने ये पी डैश की वैल्यू रखते हैं तो थोड़ा सा लेंदी होना शुरू होता है। पी डैश की वैल्यू रखते हैं पी टी माइनस पी नॉट अपान 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p नॉट, फिर ये ट्यू नीचे फिर से बटे में आएगा, ऊपर चला जाएगा 2p डैश 2p नॉट। अब उसके बाद यहाँ पर ये माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर पी टी माइनस हो जाएगा, माइनस पी टी, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के पी नॉट आ जाता है। तो इतना सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर पी नॉट और 2p नॉट मिल करके 3p नॉट हो जाएंगे, माइनस पी टी ऊपर, तो आपका यहाँ पर वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको बताया गया यहाँ पर एसर्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बात तो सही कह रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना। और हाफ लाइफ पीरियड कैसे पता चला, क्योंकि जब इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर कंसंट्रेशन का टर्म्स नहीं दिखता। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे भाई एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और यहाँ पर इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है, एक्सप्लेन भी हो रहा है कि कहीं पर कंसंट्रेशन नहीं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे हमारा कौन सा यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विच ऑप्शन इज वैलिड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर इसमें देखें हाफ लाइफ 3/4 मतलब 3/4 मतलब 75% और 50%, 75-50% का एक हिसाब है। चलो पहले यहाँ पर खुद बना लेते हैं, तब पता चलेगा क्या सही होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 75% के लिए, पहले हाफ का देख लें, चलो टी हाफ देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था आर नॉट अपान 2k। अगर 75% की बात आ जाएगी, पता क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताया था आर नॉट माइनस आर। अगर 75% हुआ तो आपको बताया वहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कि ये इसका 1/4 बचेगा ना, तो यहाँ पर बची हुई मात्रा बताओगे आर नॉट बाई 4 बचेगा ना, ये 25% इसको कहते हैं। अपान क्या आ जाएगा के, जो मैंने आपको बताया था, ये तो इनका फिक्स था, डेरिवेशन किया था यहाँ पर। अब इसको अगर सॉल्व करें 75% बराबर, इसको देखेंगे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा 4r माइनस यहाँ पर आप कहेंगे 3r नॉट बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू के, ऐसे बन जाएगा 75 के लिए। और अगर हम देखें इतना किसको बताता है, हाफ लाइफ को बताता है। अगर इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दें, जो 4 लिखा है इसको लिख दूँ 3/2 और उसके बाद इसका 2 इंटू 2 करके यहाँ पर r नॉट अपान 2 के, ये तो रिलेशन बन जाएगा। ये किसका था, हाफ लाइफ था, 75% का था। तो हाफ लाइफ में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 का बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फर्स्ट वाला। 3/2 टाइम्स इंटू हाफ लाइफ कर देंगे तो 3/4 का मतलब 75% का हिसाब आ जाएगा। 121 हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, कार्बन की हाफ लाइफ जो हमें दिया गया यहाँ पर 5700 इतना ईयर है। फ्रेश वुड हैज अ 7 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 एंड डेड वुड। कहानी सुना रहे हमें, कह रहे हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ रेडियो एक्टिविटी टू रिड्यूस 20%, रिड्यूस टू 20%, रिड्यूस टू 20%, घट करके 25% होने में कितना, 25% घट करके होने का मतलब कितना परसेंट उठा, 75%। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब बताओगे यहाँ पर T75 का हिसाब आपको बताया था, याद है कितना, 2 इंटू टी हाफ। मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं मदद करता है, इसलिए मैंने कहा ये ट्रिक याद रखा। और हाफ लाइफ आपको बताया गया कितना, बस मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 7 दूनी 14 5 दूनी 10 11, इतना ईयर लग जाएगा। ठीक है, 75% टूटने में इतना। ठीक, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3।
टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 है, मतलब ये किसका मतलब क्या है पता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेट हमारा कितना गुना इंक्रीज करता है, तो वही बताएगा वहां पर क्या टेम्परेचर कॉफिशिएंट उसी को कहते हैं। तो कह रहे हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 है इफ द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 टू 55 डिग्री सी, मतलब कि 25 से 55 कर देने का मतलब कितना, अगर हम देखते हैं यहाँ पर लगभग आपका 30 डिग्री सी बढ़ा दिया ना, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 है, तो न्यू रेट आपको पूछा गया था। अब नया जो रेट या फिर फाइनल रेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं फॉर्मूला आ जाएगा। देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 की पावर टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब T2 माइनस T1 अपान कितना करते हैं 10 इंटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो अब इसको लिखते हैं, यहाँ पर 3 की पावर T2 कितना हो जाएगा 55, और अब बताएंगे 55 माइनस 25/10 ये पावर में है इसके इंटू आर इनिशियल, और 55 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30, तो 30/3 10 कर देते हैं ना, 3 मतलब यहाँ पर 30/10, अब बताएंगे 3 आ जाएगा इंटू इनिशियल, और जब 3 आ गया तो आपको बताया 3 की पावर 3 इंटू आर इनिशियल, और 3 की पावर 3 3 3 जा 9 3 जा 27 टाइम्स डी वाला हो जाएगा। ठीक, ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। कल को अगर कहता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है तो हम यहाँ पर कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर ऐसा, इनिशियल फाइनल प्रेशर इस टाइप का, जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था। द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यहाँ पर 2A से क्या हो रहा है, यहाँ पर B + C बना रहा है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, बताया यहाँ पर एक रिएक्शन था, इसमें कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट बाद यहाँ पर टोटल, याद रखना टोटल प्रेशर को कॉलम में टोटल प्रेशर दिया, फिर 100% कंप्लीट होगा तो 200 हो जाता है इतना टोटल प्रेशर। तो रेट कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है K की वैल्यू। चलो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले वो रिएक्शंस लिखेंगे। उस रिएक्शन में 2A याद रखना फिजिकल स्टेट मायने रखेगी, गैसेस है और V हमारा गैस है, लेकिन यहाँ पर याद रखना C क्या है सॉलिड, और जो सॉलिड होगा उसका कोई प्रेशर नहीं होगा। P बराबर, आप ऐसा कह सकते हैं T बराबर 0 पर मान लेते हैं इन भाई साहब का प्रेशर P0 था, अब ये कुछ बना नहीं। फिर T बराबर 10 मिनट की बात हो रही है ना, यहाँ पर 10 मिनट की बात, तो अब बताओगे P0 से हम कितना निकालेंगे, कितना कॉफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर 2P डैश निकालेंगे, यहाँ पर P डैश बनेगा, याद रखना यहाँ पर P डैश मत बना देना क्योंकि वो सॉलिड है तो कुछ नहीं बनेगा। अब टोटल प्रेशर हम निकालते तो हम यहाँ पर कहते हैं P0 और इनको जोड़ते P डैश से P डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P0 माइनस एक P डैश बचा रह जाएगा ना, और टोटल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन वो 300 है, अब कहेंगे P0 माइनस P डैश ऐसे ही। ठीक है, ये अब इसको यहीं पर छोड़ना है, यहीं पर छोड़ देते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्योंकि हमसे K पूछा गया, और K का मतलब वही 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन एट टाइम T पर प्रेशर, मतलब ये एट टाइम T पर प्रेशर, ये इनिशियल ये रखना है, फिर यहाँ पर ये रखना है। तो अब यहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें अननोन है, P0 नहीं पता है, P डैश नहीं पता है। अब यहाँ पर दूसरे कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं जो उन्होंने कहा ये वाला, आफ्टर कंप्लीशन, मतलब अगर 100% रिएक्शंस कंप्लीट हुई है तो क्या हुआ है। चलो यहाँ पर अगर 100% कंप्लीट हुई है तो P0 से आपको पता है पूरा का पूरा P0 ही निकलेगा। अब यहाँ पर 2P0 नहीं करेंगे क्योंकि जितना था उतना इसको दुगना थोड़ी निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब इसके बराबर की वैल्यू, हाँ ये है कि दो कॉफिशिएंट की वजह से अगर P0 बनाया तो एक कॉफिशिएंट की वजह से यहाँ पर P0/2 बना देंगे। ये अब कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, इनका भी 0 हो जाएगा, बचेंगे ये। और इस दौरान अगर टोटल प्रेशर होगा तो किसकी वजह से होगा पता है, P0/2 ही हमारा टोटल प्रेशर होगा। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, PT हमसे दिया गया क्वेश्चन में 200 है तो हम कहेंगे 2 × 200, तो हमारा P0 की वैल्यू पता चलेगी कितना 400। P0 क्या था 400, ये पता चल गया। ठीक है, और अब अगर हमसे यहाँ पर देखा जाए, पूछा जाए भाई P डैश भी बता दो। ठीक है, तो P डैश की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पर, P डैश बराबर हम कहेंगे P0 माइनस 300, यही तो होगा, देख रहे हैं ना, इसको इधर भेज दिया, इनको इधर भेज दिया, तो P0 की वैल्यू 400 था माइनस 300 आ जाएगा कितना 100, P डैश की वैल्यू 100 आ गई। अब देखना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट पूछा गया, फॉर्मूला ये चलेगा क्या बराबर 2.303 अपान T लॉग इनिशियल प्रेशर, और एट टाइम T का मतलब 10 मिनट वाला प्रेशर। आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मिनट के बाद A का प्रेशर इतना,
पी नॉट माइनस 2p डैश। यही फॉर्मूला पुट करना था, वहाँ पर सॉल्व करना था। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, इधर जगह उधर नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी। टाइम कितना रखेंगे, 10 मिनट वाला, ये यहाँ पर टी बराबर 10, और लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है आपका, पी नॉट 400 एट टाइम टी पर। बताओ एट टाइम टी पर क्या हो जाता है, 400 माइनस पी डैश का कितना आया, पी डैश कहाँ पर, ये 100 आया, तो 2 इंटू 100 मतलब 200, 400 में से 200 घटाएंगे हम। अब बताओगे 400 माइनस 200 कितना बचेगा, 200, और यहाँ कैंसिल होकर कितना आएगा, 2। तो अब के बताओगे यहाँ पर, बताओ लॉग 2 के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 2 बराबर हमको पता है कितनी वैल्यू आ जाती है, 0.693। जब मैं हाफ लाइफ को डिराइव कर रहा था, अपॉन 10 आ जाएगा, तो पॉइंट और एक कदम आगे शिफ्ट हो जाएगा, 693 ये आ जाता है। और इसमें हम कौन सा टिक करेंगे, ए वाला ऑप्शन। ये सब अच्छे क्वेश्चन की लिस्ट है, जब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। इस टाइप का भी एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया, उसी टाइप का ये भी। यहाँ पर एक भी ये भी देखना था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आंसर नहीं आ रहा तो हो सकता है कहीं पर आप इसमें गड़बड़ी ना कर दें। सॉलिड है तो उसके लिए कोई भी पी डैश नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल गैसेस के लिए लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन 124 कह रहे फॉर अ रिएक्शन एक्स से वाई में जा रहे हैं, द ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स वर्सेस टाइम आर कम्स टू बी स्ट्रेट लाइन, वो भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है, हेंस। तो आपसे कह रहे हैं कि माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट, और टाइम के बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आखिर वो इतने सारे ऑर्डर्स हम जानते हैं, कौन से ऑर्डर की ऐसी रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा, स्ट्रेट लाइन, वो भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो मैंने कहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको याद हो, ठीक है, पढ़ाते समय मैंने कहा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स बराबर क्या था, के इंटू टी, याद है। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर m इंटू एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते थे, ये जीरो ऑर्डर में ऐसा पॉसिबल था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर k इंटू टी, यहाँ पर x और यहाँ पर t करेंगे तो ओरिजिन से पास होगा ऐसे। तो इसका मतलब ये जो कहानी हमें सुना रहे हैं एक्चुअली में कोई और नहीं, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो कहा गया ठीक है। तो अब हमसे रेट पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर हम y एक्सिस पे क्या रख देते हैं, रेट को, रेट मतलब माइनस डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाता है, रेट ही तो कहते हैं उसको। रेट और टाइम के बीच में मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर जब तक चलेगा सेम रेट से चलेगा। तो अगर इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन विथ अ नेगेटिव स्लोप, इनका और टाइम के बीच में बताओगे नहीं। स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन एकदम परफेक्ट जा रही है इनके ऊपर। तो हमें कैसे पता चला जीरो ही होगा, तो हमने यहाँ से देखा, ठीक है, यहाँ से देखा, तो ये केवल इसी में पॉसिबल होगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है तो उसका ग्राफ ऐसे जाता, ठीक है, कर्व बन करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा जीरो है तो ऐसा स्ट्रेट जाएगा, ओरिजिन से पास होगा। चलो इसको देखते हैं 125। फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट 20 डिग्री सी, 27 डिग्री से एक्टिवेशन एनर्जीज इतना है, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट 372 टू द इतना, मतलब हमें रेशियो पूछा जा रहा है। और याद रखना ये पहले ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब K2 का पूछ रहा है, फिर K1, ये हिसाब हमसे पूछा जा रहा है। और हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का, तो मैंने आपको पढ़ाया था लॉग K2 अपॉन K1, ठीक है, या फिर ln के साथ लिखना तो ln के साथ लिख लेते हैं, फिर बाद में लिखना हो तो लिख लेंगे, ln के साथ लिखते हैं। ln K2 अपॉन K1 बराबर मैंने कहा था EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, याद है। चलो इन्हीं का रेशियो K2 अपॉन K1 हमसे पूछा जा रहा है, चलो अभी देखते हैं। बराबर EA की वैल्यू उसने बताया 600 इंटू R अपॉन R। T1 T2 आपको बताया किसमें रखना पड़ेगा हमको, T1 ये वाला 273 केल्विन के साथ रखना पड़ेगा, कभी वहाँ पर जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर आपका 300 आ जाएगा माइनस यहाँ पर 370, आप बताएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 273 जोड़ेंगे 600 आ जाता है ये। और यहाँ पर अगर हम देखें, आप देख रहे R से R कैंसिल हो जाएगा ना,
ln K2 अपान K1 बराबर यहाँ पर 600। इसको सॉल्व करते हैं आपको होता है 600 माइनस 300 और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 300 इंटू 600। ये तो 300 यहाँ पर बचेगा, 300 कैंसिल, 600 कैंसिल। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर क्या बचेगा, ln K2 अपान K1 बराबर 1। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है नहीं, हमें तो ln बिना ln के साथ K1 अपान K2 अपान K1 पूछा गया। अब क्या करें, e के साथ ऑप्शन आपको पता है, ln के जहाँ पर लिखना चाहे तो हम log बेस e भी लिख सकते हैं, log बेस e। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log बेस e K2 अपान K1 बराबर 1। और याद रखना, लेकिन हम कह रहे इससे काम नहीं, हमें K2 अपान K1 को चाहिए। कहा कि अब ठीक है, अब log को हटा दो। जब log को हटाओगे log का जो बेस है वो सामने जाएगा यहाँ पर इस बार, और जो भी यहाँ पर टर्म्स होगा वो उसका पावर बन जाएगा। तो बताएंगे यहाँ पर K2 अपान K1 बराबर e उधर जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगी। e की पावर 1 का मतलब चाहे 1 लिखे चाहे ना लिखे, K1 अपान K2 बराबर क्या आ जाएगा, e। तो हमारा कौन सा यहाँ पर c वाला, ठीक है, ये c वाला हो जाता है। The activation energy for a reaction at the temperature T Kelvin was found to be इतना। The ratio of rate constant to Arrhenius, rate constant to Arrhenius मतलब K by A पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि K by A की वैल्यू क्या आएगी। चलो अब देखते हैं इसको क्या किया जाए यहाँ पर। तो अब मैं आपको यहाँ पर log के साथ पहले फॉर्मूला बताऊँ, log बेस 10 के बराबर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आ जाता था log बेस 10a माइनस EA अपान 2.303 R। ये चलिए, अब हमें K बाई ये पूछा गया। एक काम करते हैं, इस वाले log वाले टर्म्स को इधर भेज देते हैं। तो हम कहेंगे log बेस 10k माइनस log बेस 10a बराबर माइनस EA अपान इतना ना, माइनस ये अपान 2.303 RT। चलिए, आपको पता है log m माइनस n का केस बना, तो इसको लिखना चाहें log बेस 10, हम लिख सकते हैं यहाँ पर log k बाई a, क्योंकि हमें यही बनाना तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। अच्छा, EA की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, EA की वैल्यू इतना, एक्टिवेशन एनर्जी यही दिया इतना, तो हम लिखेंगे माइनस तो पहले से था, EA की जहाँ पर इतना रखते हैं 2.303 R इंटू टी, और यहाँ पर 2.303 R इंटू टी, देख रहे कैंसिल, कितना आ जाएगा -1। log बेस 10 K बाई A बराबर आ जाएगा -1, यही तो होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन वहाँ पर किया, ठीक है। अब आप बताओगे यहाँ पर log बेस 10 K अपान A बराबर 1, हम log को हटाएंगे तो मैंने कहा जो भी बेस वहाँ पर E बेस बनाया गया था यहाँ पर 10 है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, सामने जाएगा, और जो भी सामने टर्म होगा वो उसका पावर बन जाएगा। तो मतलब K बाई A बराबर यहाँ पर 10 की पावर -1 आ जाएगा, -1। तो आप बताएंगे ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन खासकर जो इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 20% ऑफ द रिएक्शंस कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड, हाउ मच टाइम इट टू टेक टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शंस। 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो वैसे हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। 20% जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने आपको बस एक ही फॉर्मूला बताया, R बराबर और नॉट माइनस KT। पूछेंगे तो घुमा फिरा के इससे ज़्यादा पूछेंगे। अब हमसे बात करते हैं कि हमसे पूछा गया 50% कंप्लीट होना है, तो 50% हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास यहाँ पर बचा था R0 अपान 2K, लेकिन ये इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है यहाँ पर क्या परसेंटेज की बात है, यहाँ पर तो 100 रख देंगे, लेकिन यहाँ पर K आ जाएगा तभी बता सकते हैं। तो K को बताने के लिए हम यहाँ से आते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला K बराबर यहाँ पर मैंने बताया बनाएंगे तो R0 माइनस R अपान T। R0 परसेंटेज चलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 100, और कितना परसेंट, 20% का मतलब बची हुई मात्रा लिखेंगे यहाँ पर 80/T। टाइम कितना बता रहे हैं, 10 सेकेंड। और अब बताओ यहाँ पर 20/10 मतलब कितना आ जाएगा, 2। K की वैल्यू 2 आ गई, बस रख दो। तो T हाफ, देखो परसेंटेज की बात चल रही, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या माना था 100,
तो 100 बाई क्या करते हैं 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा, और 25 चौका 100 25 आ जाता है। ठीक है, 25 सेकेंड में। आप ऐसे भी कर सकते थे 20% में 10, अगले 20 में, नेक्स्ट 20 में क्या हो जाएगा, मतलब 40% होने में क्या हो जाएगा आपका 20 लग जाएगा। लेकिन अब 60 में तो आपका वहां पर कितना लग जाएगा 30, लेकिन उसमें क्या करना है 5% और, वहां पर क्या हो जाता है 10% और बढ़ाएंगे, तो जब 20% में लग रहा है कितना 10 सेकेंड, तो 10% में कितना लगेगा 5 सेकेंड लगेगा। तो आप बताओगे यहाँ पर 20% का हिसाब पता 50 में जाना है, मतलब 2 20% और एक 10% का जोड़ेंगे, तो आप बताएंगे 10 10 20 और 5 25। आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये तो आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया उसका रेट फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स रेट से वो चलता है। चलो ये क्या है, गिवन डाटा। ठीक, इसमें ए और बी दो रिएक्टेंट है, रेट देखा गया। इसमें बस 2 ही एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा नहीं, हम किसी को रोक भी नहीं सकते, कोई कांस्टेंट भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर चलूँ 0.2 से 0.02 से 0.04 मतलब 2, और यहाँ पर 1.2 से 2 ये भी 2 टाइम्स, और रेट भी 2 टाइम्स। हम बताओ इन दोनों को डबल किया, रेट केवल डबल हुआ है। इसका मतलब इसमें से किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, या फिर डिपेंड कर रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना पता है कि ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर ही होगी, क्योंकि हमने डबल किया वो डबल हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि अगर यहाँ पर इतना कह सकते हैं डबल करने पर डबल हुआ, हो सकता है किसी एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना कर रहा होगा, हो सकता है किसी एक की कंसंट्रेशन की स्क्वायर होगा और किसी एक की कंसंट्रेशन की -1 होगा, तब भी बना सकता है। लेकिन हमें पता है बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, वो भी केवल दुगुना बढ़ रहा है, तो आप बताओगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ही लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर। चलिए ग्राफ आपको दिया गया, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो जैसे समय बीत रहा है कंसंट्रेशन घटती जा रही है, इसका मतलब साफ साफ पता ही हमारा रिएक्टेंट होगा। पहले यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन T1 टाइम पे था, और समय बीता तो कंसंट्रेशन घटकर C2 हो गया। तो ये क्या बता रहा है, कह रहे इट गिव अ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, सही कह रहे हैं। और रेट लिखेंगे, रिएक्टेंट है -d C2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 - T1, ये भी सही है। कह रहे बोथ ए और बी सही है। द प्रेडिक्शन ऑफ द ऑर्डर, इट प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द, नहीं ऑर्डर को तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं सी तक सही है। पहला और दूसरा दोनों बता रहे हैं, यहाँ पर सही होगा। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को 1/4 कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला कब काम आएगा, अभी तो आएगा। हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या हो जाता है 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और बताओ डायरेक्टली 1 पावर, अगर इसको 1/4 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4, इसका मतलब ये होता है 1 पावर का मतलब डायरेक्टली जितना गुना इसमें चेंज करेंगे वही सेम यहाँ पर 4 गुना इसको बढ़ाते तो ये भी बढ़ जाता, 4 गुना घटाए तो ये भी घट जाएगा। तो बताओगे बिकम्स 1/4, आप घटाए तो घट जाएगा, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, 131, a sample of radioactive substances undergo 80% decomposition in 345 minutes, the half life in minutes। देखो एक चीज, जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल दे वहां पर ये नहीं कि हमको ऑर्डर बताए, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मेनली कौन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होगा अगर 80% में इतना टाइम लेता है। और सारे ऑप्शन को हमने देखा एलन के साथ बनाया गया, हमने कहा ठीक है हमें एलन के साथ फॉर्मूला पता है, तो पहले मैं के का फॉर्मूला लिखता हूँ एलन के साथ, 1/T एलन, आपको बताया था R0/R। ठीक है ये, तो अब हम यहाँ पर अगर टाइम की बात करते हैं, यहाँ पर के की बात करते हैं, हाँ के, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक टाइम देकर एक टाइम का पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है हमसे टी हाफ की बात कर रहा है, और टी हाफ में क्या छुपा है, अगर एलन के साथ चल रहा है हमको पता है ln2/k, भाई एलन के साथ लिखेंगे तो ln2/k, और ln2 2.303 log बेस 10 log 2 की वैल्यू रखते थे तो 0.693 आता था, ये होगा। तो चलो अब यहाँ पर अगर देखें 1/T, टाइम की वैल्यू कितनी 345 है, और यहाँ पर ln R0 की वैल्यू इनिशियल कितना मान लेते हैं 100, और 80% टूटा तो यहाँ पर आएगा 20, तो 20 25 तो यहाँ पर 5 आ सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें k की वैल्यू जो आई है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ln5/345 इतना। अब इसको वहाँ पर रखते हैं टी हाफ बराबर, ठीक है ln2 तो है ही,
और यहाँ पर के की जहाँ पर इतना लिखते हैं ln 5, अच्छा अपॉन 345 होगा, वो ऊपर चला जाएगा 345, ये बनना चाहिए, जिस ऑप्शन में होगा उसी को टिक कर देते हैं, ln 2 अपॉन ln 5 और यहाँ पर आ जाएगा 345। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी, द आरएनएस पैरामीटर, रेट कांस्टेंट जिसको के, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको ई है, और आरएनएस पैरामीटर जिसको ए कहते हैं, उनकी वैल्यू क्रमशः आपको दिया गया है 25 डिग्री पे, x 10x और यहाँ पर 2x। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट t बराबर इन्फिनाइट, आपको बताया अगर टेम्परेचर को इन्फिनाइट करते थे, फॉर्मूले में बताया था k बराबर किसके हो जाता था, a के, है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ये चलता था k बराबर a e की पावर माइनस e अपान r। सब कुछ आपको एक एक चीज़ बताएगी, कोई भी बाहर का कॉन्सेप्ट लेकर के, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी एक चीज़ बाहर का कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं सॉल्व किया गया, सब कुछ आपको बताया गया। अगर टेम्परेचर को इन्फिनाइट कर देते हैं तो आपको पता है किसी भी टर्म्स को इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, e की पावर 0 आने का मतलब यहाँ पर 1 आ जाता है, इसका मतलब k बराबर a के हो जाता है। पहले 25 डिग्री से भी कुछ भी था इनकी वैल्यू, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो k बराबर a, और a की वैल्यू जो हमें बताया गया लास्ट वाला ये 2x है, तो आप बताओगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक। चलो यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं, कंसीडर द डाटा विलो फॉर अ रिएक्शन ए से बी। 0 टाइम पे इसका रेट जो नोटिस किया 1.60 10 की पावर 12 माइनस 2, 10 सेकेंड बाद भी वही, 20 सेकेंड बाद भी वही, 30 सेकेंड बाद भी वही, का मतलब 1.69 का मतलब 5 का मतलब 6 ही मान लेते हैं, ठीक है, मतलब रेट वही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घट रही है, समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रेट नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो आपको साफ साफ पता है कौन, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, टाइम के साथ और कंसंट्रेशन के साथ। चलिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू रिड्यूस्ड द इनिशियल कंसंट्रेशन टू अ फैक्टर 1/4 is 10 minutes. If the reduction on concentration is carried out to a factor 160, then time required will be. तो कितना टाइम उसमें लग जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है 1/4 होने में 10 मिनट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखना, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर मान लेते हैं ऐसे ही कोई सब्सटेंस 1 था, ठीक है, 1 से 1/2 होने में टाइम लिया, एक हाफ लाइफ, तो यहाँ से यहाँ पर जाने में आपको पता है, यहाँ से यहाँ पर जाने में फिर इसका आधा होगा तो इतना, और आगे बढ़ेंगे इसका आधा होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इसका आधा लेंगे तो 1/16 आ जाता है, ऐसे ही होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना, 1/4 होने में कितना, मतलब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 10 मिनट लगा रहा है, इसका मतलब आपको पता है 5 मिनट यहाँ पर लगा होगा, 5 मिनट, क्योंकि हर एक हाफ लाइफ में टाइम बराबर लगता है, तब यहाँ से यहाँ पर, तो 5 मिनट यहाँ पर लगा होगा, 5 मिनट यहाँ पर लगा होगा, तो 5 5 10 15 5 20, तो 20 मिनट में 116 हो जाएगा, तब बताएंगे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर है, तो हर एक हाफ लाइफ में आपको पता है कि सेम टाइम लेता है। जब 2 हाफ लाइफ में उसने मतलब 1/4 कब हो, जब 2 हाफ लाइफ गुजरेगी तो 10 मिनट हुआ, इसका मतलब कि वहाँ पर पहले हाफ लाइफ में 5 मिनट, दूसरे में 5 मिनट लगा, क्योंकि ये हाफ लाइफ का टाइम फिक्स होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर की, तो 20 मिनट में 116 हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं 135, ठीक है, 135 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक टेबल दिया गया है और क्या बोल रहे हैं, द रेट डाटा ऑब्टेन्ड, आपको यहाँ पर बताना है, रेट कांस्टेंट आपसे पूछा गया, के की वैल्यू पूछ रहा है, के, और आपको बताया है रेट दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर, वहीं से हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या पावर होगी, तो इसके लिए हम इनका रिलेशन देते हैं, ए और बी रिएक्टेंट है, ए और B2 रिएक्टेंट है, और ये हमारा रेट है। B2 को हमने रोक दिया पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट से, और यहाँ पर अगर हम देखे हैं 15 छक्का 90 ना, यहाँ पर देखना ये 6 टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रेट 18 छक्का 108 हो जाता है, ये भी 6 टाइम बढ़ रहा है। याद रखना, इनको रोक करके हमने इनको 6 गुना बढ़ाया, 6 टाइम्स बढ़ाया, ये केवल 6 टाइम, जितना टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा उतना बढ़ा, तो इसका मतलब 1 पावर। फिर आते हैं, अब किसको रोकें, इनको रोकते हैं ना, 1 से 3 में इनको रोका, अब 1 से 3 इनको देखते हैं, 15 3 45, 3 टाइम्स बढ़ा, कौन, B2। अब रेट आते हैं 1 से 3, 18 3 6 हुआ ना, बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना कि आपका हो जाएगा 3 टाइम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना,
ये 1.8 था 1.0, लेकिन पावर यहाँ पर -3 -2, इसको कर देंगे तो 10.8 आ जाएगा, तभी 6 टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 10 की पावर -3। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का देखो, पावर को जरूर देखना, पावर सेम नहीं, पहले पावर को सेम करके तब वहाँ पर देखना कितना टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने कहा कि चलो अगर हमने इसको रोक दिया ए को और बी को, B2 को 3 टाइम्स किया, रेट भी 3 टाइम्स, तो इसका मतलब इसकी भी 1 पावर होगी। ठीक है, इसकी भी क्या हो जाएगी 1 पावर। अब रेट कांस्टेंट निकलना, तो अब पहले तो हम इसका सही रेट ला एक्सप्रेशन लिखें। रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए की पावर 1 और B2 की पावर 1। ठीक है, के अगर निकालेंगे तो रेट बरा अपान ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। रेट कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लो, चलो 1 वाला उठा लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप कोई भी एक 1 उठा लो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है, तब बताओगे यहाँ पर रेट कितना है। हाँ, जिसको उठाना उसी का ही पूरा डाटा लेना। -3। ए की कंसंट्रेशन कितना है 0.015 इंटू क्या हो जाएगा 0.15, और आप जब इसको रख करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका जो डाटा आ जाएगा 0.8 समथिंग आएगा। तो हम इसको लगा देंगे कौन सा, बी वाला। बस आपको ये तरीका बताया कैसे करना था। ठीक है, तो पहले हम वहाँ पर देखेंगे कि रेट ला एक्सप्रेशन सही से लिखेंगे, उनकी कंसंट्रेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब रेट कांस्टेंट को निकालेंगे। जब रेट ला एक्सप्रेशन से हमने देखा यहाँ पर के को निकाल लेंगे, वैल्यू कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा करके उनका रेट उनकी कंसंट्रेशन रख करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। - 136, इसमें आपको यहाँ पर यह बताया गया द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इतना एट 50 डिग्री सी एंड 4.5 इतना 100 डिग्री से, व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर वही पूरा तामझाम है। चलो यहाँ पर बताते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। 273 प्लस कितना कर देते हैं 50, यहाँ पर 3, 5 और 10, 2 12, 2 और यहाँ पर इतना आ जाएगा ना। अब बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको किस में डिग्री सी में लेकर चल रहा है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये और यहाँ पर 3, इतना हो जाता है। और 100 डिग्री से 100 डिग्री से आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 273 प्लस 100 कर देंगे 373 आ जाएगा, 373। चलो ये अपने T1 है, ये आपका ये T2 है, बन गया सब। अब रख करके कैलकुलेट करते हैं। और रेट आपको यहाँ पर बताया है, तो log बेस 10 K2 अपान K1 बराबर ये अपान 2.303 और यहाँ पर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, ये तो लिखते थे। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू log बेस 10 K2 की वैल्यू, K2 कौन दूसरा वाला ना, 4.5 इंटू 10 की पावर 7 अपान 1.5 इंटू 10 की पावर 7 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है 2.303 इंटू आर। और आप देख रहे हैं जूल के साथ है ना वैल्यू, जूल के साथ डाटा है, तो जूल के साथ वैल्यू हम लिखेंगे 8.314। और उसके बाद यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, T2 की वैल्यू कितनी है 373 माइनस 323 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा 373 इंटू 323। अब बस रख करके यहाँ पर सॉल्व करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको बताया 15 3 45 और यहाँ पर log 3 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर अब बताओगे 0.48 के आसपास, डाटा लिए हो ना, 0.48 के आसपास आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। 2.303 इंटू 8.314 जो भी है। उसके बाद यहाँ पर 373 में से अगर इतना घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बताओ कि 50 आ जाता है ना। यहाँ पर 50 अपान 373 इंटू 323, ये रख करके यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। E A की वैल्यू रखेंगे, ये पूरा टर्म्स यहाँ पर आएगा 0.48 इंटू 2.303, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना 373 323 और अपान एक 50 बच रहा है ऊपर ना 50। इसको करते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो अब आपको सॉल्व करके देखना है। कॉन्सेप्ट वही है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लगभग आपकी इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -4 के आसपास आएगा। हम कहेंगे यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इससे भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक,
चलिए अगला देखें। इन अरेनियस इक्वेशन के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपन आर टी, ए मे नॉट बी टर्म एज अ रेट कांस्टेंट। कह रहे कहां पर ए कैन नॉट इक्वल टू रेट कांस्टेंट होगा, उसको बताओ। कह रहे व्हेन 100% रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अगर ऐसा कभी हुआ, जो कि बहुत ना के बराबर चांस है, तो उसका मतलब होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी, तो ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी तब ऐसा हो सकता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी तो मैंने बताया था यहाँ पर ये वैल्यू जीरो को किसी डिवाइड करोगे जीरो, तो के बराबर क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पर तो होगा, हमें चाहिए कहाँ पर बराबर नहीं होगा। टेम्परेचर बिकम इनफाइनाइट, यहाँ पर भी हो जाएगा, अभी केस करवा के मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि व्हेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग ओवर द एनर्जी बैरियर बिकम्स द यूनिटी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इसको कहते हैं माइनस ई ए अपान आर टी। ये वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या फिर इक्वल है, तो ये इनकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तब भी तो के बराबर किसके आ जाएगा, वो भाई इनकी वैल्यू 1 आ गई तो के बराबर ए तब भी हो जाएगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि इन तीनों जगह के बराबर ए का होगा। तो वेरी लो टेम्परेचर, अब बताओगे ये टी वाला हो जाएगा, एट वेरी लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मस्त उसका बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। चलो आपसे पूछा गया टू सब्सटेंसेस ए एंड बी और प्रेजेंट सच दैट ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 4b के बराबर एंड हाफ लाइफ ए का 5 मिनट है, दैट ऑफ द बी और बी की हाफ लाइफ 15 मिनट है। इफ दे स्टार्ट डिकेइंग एट द सेम टाइम से दोनों टूटना शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के हिसाब से, हाउ मच टाइम विल द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ ऑफ देम ऑफ द सेम, कितने समय बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ए नॉट को लिखूँ, ए नॉट क्या है 4b, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। बताओ इसकी हाफ लाइफ 5 मिनट है, पहले 5 मिनट में आप बताएंगे क्या हो जाएगा, ये घट करके 2b हो जाएगा। अगले 5 मिनट में ये क्या हो जाएगा, ये b बचेगा। अगले 5 मिनट में ये b/2, मतलब 15 मिनट में हमने देखा यहाँ पर पहुँच गया। अच्छा b तो खुद b ही है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, कितना है 15 मिनट, और 15 मिनट बाद अगर हम चलेंगे तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, अपनी कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ए की कंसंट्रेशन 3 हाफ लाइफ गुजरा, लेकिन टोटल कितना टाइम 5, 5, 10, 15 मिनट, तब ये b/2 हुआ। और ये भी 15 मिनट बाद केवल एक ही हाफ लाइफ गुजरा, लेकिन कंसंट्रेशन बराबर, तो हम कह सकते हैं 15 मिनट बाद दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर है। हाँ, ए वाले को 3 हाफ लाइफ से गुजरना होगा, जबकि बी वाले को उस 15 मिनट केवल 1 हाफ लाइफ से गुजरना होगा, तो ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 139, if the rate of reaction increases 27 times when the temperature increase 30 Kelvin, मतलब 30 डिग्री केल्विन बढ़ाया गया, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, देखो 27 गुना बढ़ा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा तब हो सकता है जब 3 की पावर क्या करें यहाँ पर 30/10 इंटू आर, ठीक है, आर इनिशियल, इतना तभी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 जा, आप बताएंगे यहाँ पर 3 की पावर 3, तो आप बताओगे यहाँ पर 27 टाइम्स आ जाता है। अगर 2 करते तो आपका 8 गुना आता, 2 2 4 2 8, यहाँ पर 27 गुना बढ़ा जब 30 डिग्री से, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपको इनिशियल नहीं बताया तो इसको मान लेते हैं फाइनल इनिशियल को 0, तो 30/10 करते हैं, इसकी पावर 3 आएगा, और 3 की पावर 3 क्या हो जाता है 27 होगा। और अगर 2 रखते टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना, तो आप इसके अलावा और भी रख सकते थे, लेकिन आपको पता है 27 तभी आएगा जब वहाँ पर उसका हम 3 रखते हैं। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, आपके सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम लोग इतना करते हैं, तो नेक्स्ट टर्न पे क्या हो जाता है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इतना करते हैं, थैंक यू।